क्या आपने कभी सोचा है कि दो ऐसे मुल्क जो आज एक दूसरे को मिटाने की बातें करते हैं, वो कभी इतने करीबी थे कि चोरी छुपे मिलते थे, गिफ्ट देते थे और सीक्रेट समझौते करते थे। और सबसे हैरानी की बात, जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आज दुनिया में हंगामा है, वो खुद उन्हीं लोगों ने शुरू करवाया था जो आज उसके खिलाफ खड़े हैं। ये कहानी है ईरान और इजराइल की, एक ऐसी दोस्ती जो इतिहास की सबसे अजीब और छुपी हुई दोस्तियों में से एक है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब मिडल ईस्ट आज जैसा नहीं था। पहले यहाँ सल्तनत उस्मानिया का राज था, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद 1922 में ये सल्तनत ख़त्म हो गई और फिर यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अरब लोग जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ भी दिया था इस वादे पर कि आज़ादी के बाद उन्हें अपना देश मिलेगा। लेकिन इस पूरे इलाके में एक ताकत ऐसी थी जिसे अरबों के बढ़ते असर से सबसे ज़्यादा डर था। वो था ईरान। ईरान उस वक्त एक मजबूत मुल्क था और वहाँ के लोग खुद को अरबों से बेहतर समझते थे। ईरान के बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को डर था कि अगर सारे अरब देश एक हो गए तो वो ईरान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। एक तो पर्शियन गल्फ पर ईरान की पकड़ कमज़ोर हो सकती थी, क्योंकि अरब लोग इसे अरबियन गल्फ कहने लगे थे। दूसरा, ईरान में ज़्यादा लोग शिया थे और अरब देशों में ज़्यादा लोग सुन्नी। हालांकि दोनों मुसलमान हैं, लेकिन इतिहास में एक खामोश मुकाबला हमेशा रहा है कि इस्लाम की नुमाइंदगी कौन करेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि सियासत ने लोगों को बांट रखा था। शाह को डर था कि कहीं सुन्नी असर बढ़कर ईरान तक ना पहुंच जाए और उनका तख्त ना छीन लिया जाए। उन्हें यह भी डर था कि अगर अरब ताकतवर हो गए तो ईरान अकेला पड़ जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी अकेलेपन में ईरान को एक ऐसा दोस्त मिलने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी बन जाएगा। फिर आया साल 1948, एक ऐसा साल जिसने मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। जब इजराइल का गठन 1948 हुआ, यह ऐलान यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हुआ था। जैसे ही इजराइल बना, पड़ोसी अरब देशों को लगा कि ये फ़िलिस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ है और फिर जंग शुरू हो गई। अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये जंग जहां इजराइल के लिए अपने वजूद की लड़ाई थी, वहीं ईरान के लिए एक मौका बन गई। असल में ईरान को इजराइल से उतना मसला नहीं था जितना अरब देशों के बढ़ते असर से था। जब अरब देश फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ रहे थे, तब ईरान का झुकाव चुपचाप इजराइल की तरफ होने लगा। दूसरी तरफ इजराइल भी समझ गया था कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरे रहने के बजाय उसे गैर अरब दोस्तों की ज़रूरत है। यहीं से एक ऐसी सोच पैदा हुई जिसने इतिहास बदल दिया। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहा गया पेरिफेरल डॉक्ट्रिन। इसका सीधा मतलब था अपने दुश्मनों के पड़ोसियों से दोस्ती करो। और जब नक्शा देखा गया तो अरब देशों का सबसे बड़ा पड़ोसी ईरान ही था। यही वो लम्हा था जब ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती की पहली नींव रखी गई। एक ऐसी दोस्ती जो दुनिया से छुपी हुई थी, लेकिन हकीकत में बहुत गहरी थी। और अब ये दोस्ती सिर्फ सोच तक नहीं रहने वाली थी। अगले ही कुछ सालों में ऐसे कदम उठे जिन्होंने इस रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। सोचिए, एक तरफ दुनिया को दिखाया जा रहा था कि ईरान और इजराइल का कोई रिश्ता नहीं, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे दोनों के बीच ऐसी गहरी दोस्ती बन रही थी जिसकी किसी को पूरी खबर नहीं थी। साल 1950, ये वो साल था जब इस छुपी हुई दोस्ती ने पहली बार खुलकर कदम रखा। ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम मुल्क बना जिसने इजराइल को डिफेक्टो तौर पर मान लिया। लेकिन ये मानना भी अजीब था। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई खुली मीटिंग, बस स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए एक ख़त भेजा गया जिसमें इजराइल को स्वीकार किया गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। ये कोई खुला रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ओपन सीक्रेट था। दुनिया को लगता था ईरान इजराइल को नहीं मानता, लेकिन हकीकत ये थी कि तेहरान में इजराइल का एक बड़ा ऑफिस खोल दिया गया। वो ऑफिस बिल्कुल एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर बाहर न झंडा था न एम्बेसी लिखा था। लोग जानते थे कि ये इजराइल का मिशन है, लेकिन नाम रखा गया ट्रेड ऑफिस,
यानी सच सबको पता था, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं था। अब सवाल उठता है कि एक मुस्लिम मुल्क होते हुए भी ईरान ने इजराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण, शाह अपने देश को मजबूत बनाना चाहता था। वो चाहता था कि ईरान एक मॉडर्न ताकतवर मुल्क बने। इसके लिए उसे नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, नई सोच चाहिए थी, और ये सब इजराइल दे सकता था। दूसरा कारण, मिस्र का एक लीडर जमाल अब्दुल नासिर अरब नेशनलिज्म को बढ़ा रहा था। उसकी बातों से अरब देश एक हो रहे थे। शाह को डर था कि कहीं अगला निशाना ईरान न बन जाए, और यही डर उसे इजराइल के और करीब ले गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण अमेरिका था। साल 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने शाह की ताकत कम करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने CIA के जरिए शाह की मदद की और उनका तख्त बचा लिया। इस घटना के बाद शाह अमेरिका के एहसान के नीचे दब गया। अब वो उसकी हर बात मानने लगा, और अमेरिका चाहता था कि ईरान और इजराइल दोस्त बने। यहीं से ये रिश्ता और गहरा होता गया। शाह को अपनी ही जनता से डर था, इसलिए उसने एक खुफिया पुलिस बनाई जिसका नाम था सावक। इसका काम था जो भी शाह के खिलाफ बोले उसे पकड़ना या ख़त्म कर देना। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस सावक को ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बुलाया गया। मोसाद ने सिखाया कि लोगों पर नज़र कैसे रखनी है, पूछताछ कैसे करनी है। सावक और मोसाद एक दूसरे से खबरें शेयर करते थे। दोनों मिलकर कम्युनिज्म और अरब मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट करते थे। इतना ही नहीं, ईरान के एयरफोर्स पायलट्स को इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती थी। इजराइल ईरान को एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी देता था। दोनों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम किया, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर रिसर्च पर भी समझौते हुए। आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया ईरान पर सवाल उठाती है, असल में उसकी शुरुआत इजराइल और अमेरिका की मदद से ही हुई थी। साल 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइंजनहावर ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इसका मकसद था अपने दोस्त देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना ताकि वो बिजली बना सकें। और इसी के तहत 1967 में अमेरिका ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर दिया जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लगाया गया। और हैरानी की बात, इजराइल ने ही ईरान के साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी। आज वही साइंटिस्ट दुनिया की नज़रों में टारगेट बने हुए हैं। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी। अब जो होने वाला था वो इस रिश्ते को और भी मजबूत बना देगा। एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ इन दोनों मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित किया। अब कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये दोस्ती सिर्फ हथियारों और खुफिया रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसमें पैसा, तेल और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जुड़ने वाली थी। इजराइल को तेल की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अरब देशों ने उसका बायकॉट कर रखा था। दूसरी तरफ ईरान के पास तेल ही तेल था, लेकिन उसे इजराइल तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर जहाज़ों से तेल भेजा जाता तो उसे सुएज कैनाल से गुजरना पड़ता, और सुएज कैनाल मिस्र के कंट्रोल में था जो इजराइल के खिलाफ था। ज़मीनी रास्ता देखा जाए तो बीच में इराक, सीरिया और जॉर्डन थे जो सब अरब मुल्क थे, यानी हर रास्ता बंद। अब सवाल था दोस्ती निभाई कैसे जाए। यहीं पर दोनों मुल्कों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। इजराइल के पास एक पोर्ट था, एलात, जो गल्फ ऑफ अकाबा पर मौजूद है। यहीं से एक सीक्रेट पाइपलाइन बनाई गई जो सीधी जाती थी इजराइल के दूसरे पोर्ट अश्केलोन तक। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया एलात अश्केलोन पाइपलाइन। ये पाइपलाइन सिर्फ पाइप नहीं थी, ये ईरान और इजराइल की दोस्ती की असली पहचान थी। प्लान कुछ ऐसा था, ईरान के ऑयल टैंकर खार्क आइलैंड से निकलते रेड सी तक आते, फिर सुएज कैनाल को बाईपास करके सीधे एलात पोर्ट पर तेल खाली कर देते, और वहां से पाइपलाइन के जरिए तेल एस्केलोन तक पहुंचता। यहाँ से वही तेल यूरोप तक भेजा जाता। अब देखिए कमाल, इजराइल को तेल मिल गया और ईरान को यूरोप तक पहुंच, दोनों का फायदा। इस पाइपलाइन में 50% हिस्सा ईरान का था और 50% इजराइल का।
यानी ये सिर्फ कारोबार नहीं था, ये साझेदारी थी, भाईचारे की मिसाल थी। इससे अरब देशों को ऑयल मोनोपोली को भी झटका लगा। दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों देशों के लीडर्स छुप छुप कर मिलने लगे। शाह ऑफ ईरान और इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की मुलाकातें खुफिया तरीके से होती थीं। बताया जाता है कि जब बेन गुरियन तेहरान आते तो पहचान छुपाने के लिए विग पहनते थे। 1970 के दौर तक तेहरान में इजराइल का ट्रेड मिशन पूरी तरह एक्टिव था। वहाँ इजरायली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मिलिट्री एडवाइज़र मौजूद रहते थे। इजराइल ने ईरान के किसानों को नई खेती के तरीके सिखाए, आधुनिक सिंचाई सिस्टम दिए। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चलने लगी। ये दौर ईरान और इजराइल की दोस्ती का गोल्डन एरा माना जाता है। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट ज़रूर आती है, और अब वो लम्हा करीब आ रहा था जो इस गहरी दोस्ती को जड़ से हिला देने वाला था। साल 1971 शाह ने अपनी ताकत और शान दिखाने के लिए एक ऐसी पार्टी रखी जो इतिहास में दर्ज हो गई। 26 अक्टूबर ये उनका जन्मदिन भी था और पर्शियन एम्पायर के 2500 साल पूरे होने का जश्न भी। रेगिस्तान में एक पूरी मिनी सिटी बनाई गई। एक खास रनवे तैयार किया गया जिस पर $100 मिलियन से ज़्यादा खर्च हुआ। दुनिया भर के बादशाह, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लीडर्स बुलाए गए। पेरिस के मशहूर मैक्सिमस पेरिस से खाना मंगवाया गया। हर चीज़ शाही थी, लेकिन इस भव्य पार्टी में इजराइल के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये दोस्ती अभी भी दुनिया से छुपानी थी। हालांकि वो स्टेज पर नहीं थे, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह की सुरक्षा टीम के साथ मिलकर पूरे इवेंट की सिक्योरिटी संभाली ताकि कोई हमला ना हो सके। यहाँ तक दोस्ती अपने चरम पर थी, लेकिन अब इतिहास करवट लेने वाला था। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा, और ये दोस्ती जो दुनिया से छुपी हुई थी अब खुलकर टूटने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। साल 1979 ईरान में एक बड़ा इनकलाब आया जिसे कहा जाता है ईरानी इस्लामी क्रांति 1979। इस इनकलाब की अगुवाई कर रहे थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। शाह ऑफ ईरान, जिसने इजराइल से इतनी गहरी दोस्ती बनाई थी, उसका तख्त पलट दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। खुमैनी ने आते ही ऐलान किया इजराइल इस्लाम का दुश्मन है और शाह एक गद्दार था। कुछ ही हफ्तों बाद तेहरान में मौजूद इजराइल के ट्रेड मिशन पर हमला हुआ और वहां फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। उसी दिन फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात तेहरान पहुंचे और खुमैनी ने ऐलान किया, अब ये इजराइल की नहीं फिलिस्तीन की एम्बेसी है। ये वो पल था जब दुनिया को लगा कि ईरान और इजराइल की दोस्ती ख़त्म हो गई। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि ये दोस्ती सिर्फ ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि दफन हुई थी और वक्त आने पर फिर बाहर आने वाली थी। सिर्फ एक साल बाद, साल 1980, ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ गई, जिसे कहा जाता है ईरान इराक युद्ध। यह जंग 8 साल तक चली और इस जंग में ईरान को हथियारों की सख्त ज़रूरत थी। अब सोचिए, जिस मुल्क को कल तक दुश्मन कहा जा रहा था, आज उसी से मदद लेनी पड़ी। ज़रूरत ने दोनों को फिर करीब ला दिया। इजराइल ने खुफिया तौर पर ईरान को हथियार देने शुरू कर दिए। ये एक अजीब और उलझी हुई सच्चाई है। एक तरफ खुलकर दुश्मनी, दूसरी तरफ छुपकर मदद। इजराइल का मकसद साफ था, वो चाहता था कि उसका पड़ोसी अरब मुल्क इराक कमज़ोर हो और इसके लिए ईरान को मजबूत रखना ज़रूरी था। इधर ईरान ने इस्लामी इनकलाब के बाद शाह की बनाई कई चीज़ें ख़त्म कर दी, जैसे सावक पुलिस, ऑयल पाइपलाइन और इजराइल का ट्रेड मिशन। लेकिन एक चीज़ जो इजराइल और अमेरिका ने शुरू करवाई थी, उसे बंद नहीं किया गया बल्कि फिर से चालू किया गया, और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसे लेकर आज पूरी दुनिया परेशान है। 1990 में जब ईरान इराक जंग ख़त्म हुई, तब इजराइल को एहसास हुआ कि अब असली ख़तरा इराक नहीं बल्कि ईरान है, ख़ास तौर पर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अब एक इस्लामी हुकूमत के हाथ में था। यहीं से शुरू हुई एक शैडो वॉर, यानी छुपी हुई जंग, जिसमें कभी साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया,
कभी सीक्रेट ऑपरेशन हुए, कभी साइबर हमले, और ये जंग आज तक जारी है। यही वो मोड़ था जहां ईरान और इजराइल की दोस्ती पूरी तरह ख़त्म हो गई। एक ऐसी दोस्ती जो कभी दुनिया से छुपी हुई थी, आज खुली दुश्मनी में बदल चुकी है। और यही है इस हैरान कर देने वाली कहानी का अंजाम।